नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 1251 की ठेस कहानी के लेखक हैं अज्ञेय फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत या मोहन राकेश। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर ठेस जो है ना विकल्प बी रेणु की कहानी है। ठेस किसकी? बोले रेणु की। रेणु फार फणीश्वर नाथ रेणु को ध्यान में रख लीजिएगा। ठेस इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु का है। कवि प्रिया किसकी? बोले कवि प्रिया है अज्ञेय की। कवि प्रिया अज्ञेय की है। मलबे का मालिक मोहन राकेश। मलबे का मालिक मोहन राकेश और इंटरव्यू अमरकांत, है ना। देखिए, आपका इंटरव्यू है, हमारा इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू जो होता है ना अमर होता है। अमर फार अमरकांत का ध्यान में रख लीजिएगा। आप संख्या 1252 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और सोच समझकर आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। सबसे पहले इंदुमती, फिर उसने कहा था, फिर मरकील और उसके बाद कफन है। बात करें इंदुमती, पूरे 1900 ईस्वी में इस कांड से पहला स्थान है। उसने कहा था 1915 में, उसने कहा 15 बार यशपाल ने, है ना, यशपाल का। मरकील की बात करते हैं तो मरकील ऐसी वैसी नहीं होती है, बल्कि जो मरकील होता है ना वो 34 होता है। मरकील क्या है? 34। 3-4 लोग मरकील होते हैं। मरकील 3-4 और कफन की व्यवस्था करता है व्यक्ति 36 यत्न करके। 36 फार 1936 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो लिखी गई कहानी है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि इंदुमती किशोरी की पूरे 1900। उसने कहा गुलेरी से 15 बार 1915 में। मरकील 3-4 लोग होते हैं यशपाल का। मरकील 3-4 लोग होते हैं यशपाल का। कफन की व्यवस्था करो प्रेम से 36 यत्न करके। 36 यत्न फार 1936 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती 1900 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, ध्यान में रखिएगा, है ना। किशोरी की जो इंदुमती है इसी को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी के प्रथम कहानी माना है, ध्यान में रखिएगा। अभी आगे आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 1253 है कि रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है। ये ABC और D आप देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। विकल्प को मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पढ़ने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आप सबका सीधा सीधा जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए। विकल्प डी, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी और एक धनी आदमी व्यक्ति का बयान। अब देखिए, ये तेरे प्रतिरूप कितने हैं? ये तेरे प्रतिरूप तो 61 में पता चलता है। जब व्यक्ति 61 वर्ष का पद होता है तो चूंकि रिटायरमेंट के कगार पे होता है तो उसका कुछ प्रतिरूप अलग होता है। भूख के 3 दिन क्या हुआ? बोले 68 लोगों ने भूख के 3 दिन में 68 लोगों को याद किया। तो बस ध्यान में रखिएगा 68 फाट 1968 में लिखी गई है। और सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी कब? जब 71 में जब व्यक्ति को मुक्ति का बोध होता है तो सतह से उठता है। सतह से उठता है कब? 71 बार जब व्यक्ति को मुक्ति का बोध होता है तो सतह से 71 बार उठता है। 71 फार 1971 में लिखी गई कहानी है, ध्यान में रखिएगा। और एक धनी का बयान, है ना, 97 में। एक धनी का बयान 97 में लिया गया और आज तक अमर है। तो अमर है अमर फार अमरकांत को ध्यान में रखिएगा कि धनी का व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति का जो बयान होता है 97 में लिया गया लेकिन आज भी अमर है। इंटरव्यू अमर होता है, अमरकांत का है। तो ऐसे कुछ किलो बना करके आपको सबको दिमाग में बैठाना है और निश्चित रूप से अगर आप बैठा ले गए तो फिर आपको कहीं किसी प्रकार की भूलने भटकने की जरूरत ना ही पड़ेगी। तो ये तेरे प्रतिरूप 61 अगे हैं। भूख के 3 दिन 68 लोग याद आए। सतह से उठता आदमी 71 में मुक्ति का बोध पाने के लिए। और एक धनी व्यक्ति का जो बयान है 1997 में लिया गया और अमर है, अमरकांत का है। अब संख्या 1254 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ कहानी, दूसरी तरफ कहानीकार हैं। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है।
तो इस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है और सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। यारों का यार बोले सर किसड़ा सोबती, है ना। मरी मछली मरी, बोले राज कमल चौधरी। मछली मरी हुई राज कमल चौधरी, मछली मरी राज कमल चौधरी। सफ़ेद चेहरा वाला व्यक्ति दूध का नाथ है। कोसी जोशी, शेखर जोशी का। कोसी जोशी, मैं आपको इसी क्रू से बताता हूँ। सपाट चेहरा मैं आपको बताता हूँ दूध नाथ का है। दूध के नाथ का चेहरा सपाट होता है। मरी मछली मरी चौधरी, चौधरी को राजकमल चौधरी से जोड़ना है। यारों का यार तो कृष्णा है, कृष्णा। इसके हिसाब से देखेंगे तो ये का तीन जहां मिल गया, मिला आपको विकल्प ए में। बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं। यारों का यार बोले किसड़ा, किसड़ा सोबती। मरी मछली मरी राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ है। कोसी जोशी, और पाली है भीष्म साहनी ने, पाली है भीष्म साहनी की। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इन्हें आपको दिमाग में रखना है। अब प्रश्न संख्या 1255 है, गुंडा कहानी प्रसाद ये किस कहानी संग्रह से संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि और आंधी। तो देखिए गुंडा जो होता है ना, गुंडे को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है। तो जाल फार इंद्रजाल को ध्यान में रखिएगा। प्रसाद जी की कहानी है, इंद्रजाल कहानी संग्रह है, उसी में गुंडा कहानी संकलित है। ठीक है, चलिए। गुंडा कहानी संग्रह प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह है छाया, छाया बार बार 12 में, प्रतिध्वनि अच्छी होती है 26 में, आकाश में दीप है दोनों 1929 में, आधी 31 होती है 1931 में, और सन 1911 में प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहले ग्राम में एक एक से ग्राम बनते हैं और छपते हैं कहाँ? हिंदू में। अब प्रश्न संख्या 1256 है कि सतह से उठता आदमी की विधा है। अभी आपने देखा कि सतह से व्यक्ति उठता है कब? 71 वर्ष में उठता है, जब उसे मुक्ति का बोध होता है तब सतह से उठता है। सतह से व्यक्ति उठने की कोशिश करता है 71 में, जब उसे मुक्ति का बोध होता है। मुक्ति बोध का है, कह रहे कौन सी विधा है? काव्य, कहानी, नाटक या फिर नाट्य कला। तो भैया सतह से जब आदमी उठता है ना तो कहानी, एक कहानी लिखता है, कहानी विधा है, ध्यान में रख लीजिएगा। सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह। मुक्तिबोध के अन्य कहानी संग्रह है काठ का सपना। काठ का सपना जो है ना बोध का होता है। मुक्तिबोध जी की नई कविता के कवि हैं जिन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा, जब चांद को अपने मुंह का टेढ़ा होने का बोध होता है, चांद का मुंह टेढ़ा इसका बोध होता है, बोध फार मुक्तिबोध का है। भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी धूल खाकने के बाद बोध हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ना घाट घाट का पानी पीता है, भूरी भूरी खाक होता तो उसको एक बोध हो जाता है, अरे यार हम तो यहाँ ढूंढ रहे थे यहाँ मिला। इसी प्रकार से आप लोग भी हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता ना 70 यूट्यूब चैनल देखेंगे, 72 किताब पढ़ेंगे और 7 से 10 प्रकार की कोचिंग में आप ज्वाइन होंगे। पता नहीं कितनी प्रश्नोत्तरी पढ़ डालेंगे, लेकिन जब आपको बोध होगा भूरी भूरी खाक के बाद तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं करना था, बस 4 किताब ही काफ़ी है ना, और अपना परिश्रम अपना मेहनत। ठीक है। ब्रह्मरासस, मुक्ति का बोध, अंधेरे में आदि जो है मुक्तिबोध के हैं, इनकी काव्य कृतियों की रचना है। कवि मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृत, नई कविता का आत्मसंघर्ष आदि निबंध और आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी हैं, ध्यान में रखिएगा। अब संख्या 1257 है कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। तो बिल्कुल विकल्प बी को आप लोग लॉक करिए, का से कमलेश्वर और का से कैलाश सक्सेना इज राइट आंसर। कहीं कहीं नीरज सक्सेना भी मिलता है, लेकिन सटीक जो है वो कैलाश सक्सेना है, तो इसको ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। समांतर कहानी, समांतर चले कमलेश्वर, मैंने आपको बताया था पुरस्कर्ता है, इनका मूल नाम कैलाश सक्सेना है। इनका समांतर कहानी आंदोलन, आ कहानी आंदोलन की प्रक्रिया के स्वरूप हुआ था। आ कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल की है। मैंने कहा था ना गंगा की कहानी आ कहानी है, आ कहानी गंगा प्रसाद विमल का है। समांतर तात्पर्य है कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समांतर प्रतिष्ठित करने का प्रयास से है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है कि राजा निर्वसिया, ओहो कमलेश्वर का, कस्बे का आदमी कमलेश्वर की कृपा से, खोई दिशा है ना तो कमलेश्वर की कृपा से मिल जाएगी, और मांस का दरिया, ओहो कमलेश्वर, बयान जार पंचम की नाक बचेगी कमलेश्वर की कृपा से। बस ऐसे कुछ क्लू बनाना है और इन्हें अपने दिमाग में बैठाना है, और एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर दोबारा आपके दिमाग से निकलने वाला भी नहीं है ना। जल्दी तो बैठता नहीं है, लेकिन जब बैठ जाता है तो फिर दिमाग से निकलता नहीं है। मैंने सैकड़ों रचनाएं बिल्कुल ट्रिक पर ही आप लोगों को बताई है, और आप लोग बिल्कुल उसी ट्रिक से आप लोग उसको बताते हो।
अब 1258 है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरत हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का, मोहन राकेश का, निर्मल वर्मा का। तो 1258 का जवाब चाहिए और आपका जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कमलेश्वर इज राइट आंसर। नारी केवल अब पूरी गरिमा, देह संपदा, वास्तविकता के साथ ये सब चीजें कमलेश्वर की कृपा से हैं। कमलेश्वर जी का ध्यान में रख लीजिएगा, कथन है ना, ये ध्यान में आपको रखना होगा। अब प्रश्न संख्या 1259 है कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? मोटी बात है, तीसरी कसम किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, फणेश्वर नाथ रेणु की, चंदा शर्मा गुलेरी की, जैनेन्द्र कुमार की। तो तीसरी कसम रेणु की है। 3 कसम खाता है, और कौन कौन सी कसम खाया है अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आप लोगों ने देखा था कि बांस की लदनी नहीं करेगा, कंपनी वाली लड़की की लदनी नहीं करेगा, और चोरी के सामान की लदनी नहीं करेगा। 3 कसम वो खाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो फिलहाल आपका जो जवाब था विकल्प बी, फणेश्वर नाथ रेणु इज राइट आंसर। तीसरी कसम फिल्म फणेश्वर नाथ रेणु, इसी नाम से तीसरी कसम मुख्तमाले के गुलफाम के ऊपर बनाई गई। रेणु की कहानियां हैं रसप्रिया, रस की प्रिया रेणु की, रासे रेणु रासे रसप्रिया, ठुमरी रेणु, अग्निखोर रेणु, आदिम रात की महक में रेणु, है ना। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन है? प्रश्न संख्या 1260 है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईदगाह, कफन, ठाकुर कुआं, बड़े घर की बेटी। तो देखिए भैया, अंतिम कहानी सबकी यही होती है ना कि 2 गज का कफन नसीब होता है। अंत में सबको कफन में ही जाना है, 2 गज, और उल्टा सीधा 36 प्रयत्न करके व्यक्ति कफन की व्यवस्था करता है। 1936 में कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि ये इतने बार पूछा जा चुका है कि सबकी जुबान पर रटा हुआ है। प्रेमचंद विश्वस्तर के महान उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज खिलाड़ी, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात। अब प्रश्न संख्या 1261 है कि हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? आगे हैं जयेंद्र कुमार है, मुक्तिबोध है, प्रेमचंद है। तो हत्या कहानी किसकी है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर हत्या व्यक्ति जब करता है ना, जैनेन्द्र से करता है, जैनेन्द्र की, है ना, अपनी इंद्रियों से करता है हत्या। हत्या कैसे होती है? इंद्रियों से, जैनेन्द्र से। जैनेन्द्र प्रेमचंद उत्तर कहानी के कथा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। जैन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियां हत्या, खेल इंद्रियों से होता है, फोटोग्राफी जैनेन्द्र से होता है। अपना अपना भाग व्यक्ति अपने इंद्रियों से लिखता है। जैनेन्द्र को मैं इंद्र कहता हूँ, जैनेन्द्रियों से करता है। बाहुबली व्यक्ति अपनी इंद्रियों से होता है। वातायन इंद्रियों से, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र हो गई, और एक दिन हर व्यक्ति अपने जैनेन्द्र होगा। अपनी इंद्रियों के बल पर स्पर्धा करो, अपनी इंद्रियों के बल पर। पत्नी अपनी इंद्रियों के प्रति, कैदी अपनी इंद्रियों के प्रति, लाल सरोवर, मास्टर जी तथा भाभी आदि हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानी फिर एक बार देख सकते हैं, कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, नरसा, पूस की रात, सदगति, बूढ़ी काकी आदि हैं। प्रयोगवादी कवि आगे द्वारा लिखी गई कहानियां विपथगा, रोज, हर श्रृंगार, रेल की सीटी, कप्रिया, मेजर चौधरी, रमनते तत्र देवता, नारंगी, मनशो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, है ना। प्रश्न संख्या 1262 है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राम, गणपत राय, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू में एकदम नवाब हो गए थे, बस ध्यान में रख लीजिएगा, उर्दू में नवाब थे, नवाब राय नाम से लिखते थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आंसर आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहे जाने वाले तथा उपन्यास विधा के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथा का शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न का 1263 है, कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीदकर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, या डी उपयुक्त दोनों काम करते हैं? बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी है कि पूड़ियाँ खरीद कर लाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। घुस्सू माधव, है ना, जब बुधिया की मृत्यु हो जाती है तो जो कफन के पैसे मिलते हैं, उसी कफन के पैसे से पूड़ी खरीद के लाते हैं और बोतल भर शराब भर कर पीते हैं, और कहते हैं कि बुधिया जो काम जीते जी नहीं कर पाई, वो मरते समय कर पाई। ठीक, चलिए
विकल्प डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 1264 है कि निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, अगे, सुदर्शन, जैनेन्द्र। तो बिल्कुल जो सुंदर दर्शन वाला व्यक्ति होगा ना, वो मनोविश्लेषण वाला नहीं होगा। सुदर्शन, विकल्प सी सुदर्शन इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा और इन्हें बिल्कुल अपने मनोमस्तिष्क में छाप लीजिए। सुदर्शन प्रसाद योगिन कहानीकार हैं। हार की जीत इनकी पहली कहानी है जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर और कमल की बेटी। देखिए सुदर्शन कौन होगा? पहले दो मित्र, अगर बहुत अच्छे मित्र हैं, दो मित्र हैं तो सुदर्शन होगा, सुंदर दर्शन वाला होगा। कवि की स्त्री होगी तो भैया सुदर्शन होगी, सुंदर स्त्री वाली होगी, सुंदर दर्शन वाली होगी। प्रेम के तरु अगर कहीं दिखाई दे, प्रेम के तरु माने पेड़, तो सुंदर होते हैं। और एथेंस का सत्यार्थी सुंदर होता है, सुदर्शन होता है। पत्थरों का सौदागर सुदर्शन और कमल की बेटी सुदर्शन है। सुदर्शन माने सुंदर दर्शन देने वाली होती है। तो ऐसे कुछ क्लू बनाना है और इन्हें अपने दिमाग में बैठा लेना है। 1265 प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिव मूर्ति, शिवराज सिंह बेचैन। बिल्कुल सही जवाब आया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। कसाईवाड़ा किसकी? बोले शिव मूर्ति की। शिव की मूर्ति कहाँ? बोले कसाईवाड़ा में। तो कसाईवाड़ा में कौन शिव की मूर्ति है? ऐसे कुछ क्लू बनाना है, इन्हें ध्यान में रख लीजिएगा। और मित्रों किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। बस किस तरह से आपके दिमाग में बैठे एकमात्र छोटा सा प्रयास है, आप लोगों द्वारा बेहद सराहा जा रहा है। इस कारण से सिलसिला बिल्कुल चलता हुआ जा रहा है। व्याख्या देख सकते हैं कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक शिवमूर्ति है। इनकी अन्य रचना है केसर कस्तूरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। इनकी चर्चित कहानी है 25 चौका 150, 1993 में, सलाम 2000 में, घुसपैठिए 2003 में, प्रमोशन आदि है। शिवराज सिंह बेचैन की कहानी है आस्तियों के अक्षर, शोध प्रबंध आदि है। अब प्रश्न संख्या 1267 है कि इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये इंदुमती इज राइट आंसर। बात करें इंदुमती को, तो इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा वर्ष 1900 ईस्वी में लिखा गया था, है ना। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली 1907 में राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम जानते हैं, इनकी कहानी है ना। इंदुमती को मौलिक कहानी ना मानकर शेक्सपियर के नाटक जिसका नाम था टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल ने एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि इंदुमती किसका छाया अनुवाद है? तो टेम्पेस्ट का है, ये प्रश्न बनता है। लक्ष्मीनारायण लाल ने सिर्फ की दृष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष के समय को लक्ष्मी ने माना है, प्रथम कहानी माना है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला लेखिका स्वीकार किया गया है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है। इधर प्रश्न संख्या 1267 आपके स्क्रीन पर। बंग महिला का असली नाम क्या था? मामुनी थी, राजेंद्र बाला घोष था, विद्यावती थी या रामेश्वरी देवी थी? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बा से बंग महिला, बा से बाला घोष। बंग महिला बाला घोष हो सकती है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। बंग महिला का पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। बाला घोष बंग महिला, है ना। ये ट्रिक है, क्लू है, इसको बनाइएगा ऐसे। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इनके द्वारा रचित कहानियां हैं चंदेव से मेरी बातें, 4 बातें, कुंभ में छोटी बहू 1907 में, दुलाई कुंभ में छोटी बहू 1906 में है, दुलाई बाई 1907 में, है ना, दालिया 9 में 1909 में। ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न 1268 है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? लीजिए प्रश्न आ गया। ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की या मार्चेंट ऑफ वेनिस की? तो आप सबका जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी टेम्पेस्ट इज राइट आंसर। जो इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे पहली कहानी माना है, जो कि टेम्पेस्ट की छाया अनुवाद मानी जाती है। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न 1269 के इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? विभूत नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया? तो आपका जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी तेजेंद्र शर्मा इज राइट आंसर, है ना। प्रवासी कहानीकार हैं। और बात करें इनकी, तो तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार हैं। इनके द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह है डिवरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता आदि इनकी कहानियां हैं।
प्रसंख्या 1270 है कि आधुनिक खोजों के अनुसार आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी रानी की थी कहानी पंच परमेश्वर, उसने कहा एक टोकरी भर मिट्टी। बिल्कुल अगर आधुनिक खोजों के अनुसार देखा जाए तो विकल्प डी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्र द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसे हिंदी की आप कह सकते हैं आधुनिक शोधों द्वारा पहली कहानी माना जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी है और एक टोकरी वाले 1901 में लिखी गई है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसे प्रथम कहानी स्वीकार किया जाता है। इस कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। अब प्रश्न संख्या 1271 है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो पुरातत्ववेत्ता हैं विकल्प ये चंद्र शर्मा गुलेरी। 1271 का सही जवाब आप सबके स्क्रीन पर आ गया कि चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू कांटा 1914 में, उसने कहा 1915 में। तो सुखमय जीवन कौन होता है? जो 11 एक एक करके 11 होता है वो सुखमय हो जाता है। एक है ना। बुद्धू का कांटा एक चोर था 14 में, उसने कहा था 15 बार, है ना। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। प्रसंख्या 1272 है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या के लगभग है 200, 300, 400, 500। तो बिल्कुल सही जवाब 300 है, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न 1273 है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है ना। आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। तो विकल्प आपका आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी पंच परमेश्वर इज ए राइट आंसर। जो पंच परमेश्वर कहानी है ना, एक घटना प्रधान कहानी है, ध्यान में रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र चुम्बन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे, दोनों एक दूसरे पर अटल विश्वास था। प्रेमचंद द्वारा लिखित अन्य कहानी है नमक का दरोगा, सचिनता का दंड, बूढ़ी काकी, शतरंज खिलाड़ी, पूस की रात और सदगति, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न 1274 है कि प्रसाद का गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। आपका जवाब आया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इज राइट आंसर। देखिए गुंडे ज्यादा कहाँ हुए? बोले सर गुंडा, है ना, और गुंडे को पकड़ने के लिए इंद्रजाल चाहिए। इंद्रजाल कहानी संग्रह में है। क्या बता रहे हैं? युग ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के युग के समय में गुंडों को पकड़ने के लिए इंद्रजाल की व्यवस्था की जाती थी। बस ऐसे क्लू बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण किया गया। इस कहानी के प्रमुख पात्र है ननकुच सिंह है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, चूड़ीवाली, बिसाती, सालवती, मधुआ पुरस्कार, छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है 1911 में, ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। अब प्रश्न 1275 है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? है ना। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। तो 75 का जवाब आया, अक्सर यशपाल को लॉक किया जाए। यशपाल इज राइट आंसर। पूंजीपतियों की शोषक व्रत को उजागर करने वाला यशपाल है। यशपाल, ध्यान में रखिएगा, है ना। इनकी अन्य कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अवसर, तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी। अब प्रश्न 1276 है कि राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई। किस कहानी में हुई है? गदल में, मृग तृष्णा में, कुत्ते की दुम पर शैतान, धूल की आधी में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प के लॉक किया जाए। विकल्प गदल की बात करते हैं तो गदल रंगे राघव द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसमें राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है, ध्यान में रखिएगा। और इनकी कुछ अन्य कहानियां हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब तक पुकारूं राघव को, मुर्दों का टीला राघव का है ना, ये ध्यान में रखिएगा। रत्ना की बात राघव की, और पथ का पाप राघव काटेंगे, जब आवेगी काली घटा तो राघव याद आएंगे, रांगे राघव, अंधेरे के जुगनू राघव राघव, तो सीधा साधा रास्ता रांगे राघव। राघव को याद करो, सीधा साधा रास्ता है कि राघव को याद करो, रांगे राघव। और विषाद मठ में रांगे राघव की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न 1277 है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरी संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए है ना, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में ज़्यादा रही नहीं कहानी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 1278 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, गुलबहार। आपका जवाब बिल्कुल आ भी गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। इंदुमती इज राइट आंसर। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। ये ध्यान में रखिएगा। 1900 ईस्वी में है, पूरी 1900 ईस्वी में है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है, जिसे आपने देखा है कि विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छायानुवाद है। ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। जबकि बच्चन सिंह ने 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयनी परिणय को तथा देवी प्रसाद वर्मा ने 1901 में माधवराव सेप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अब प्रश्न संख्या 1279 है कि इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है? भरतनाट्यम, क्रिया चरित्रम, कसाईवाड़ा, आकर्मक क्रिया। विकल्प डी आकर्मक क्रिया इज राइट आंसर। 1269 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आकर्मक क्रिया इज राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। भरतनाट्यम, क्रिया चरित्र, कसाईवाड़ा तो शिवमूर्ति की है, लेकिन आकर्मक क्रिया जो है ये नहीं है। ठीक है, चलिए। आकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। आकर्मक क्रिया के रचनाकार शिवराम यात्री है, जबकि भरतनाट्यम, चिड़िया चरित्र, कसाईवाड़ा आज शिवमूर्ति की कहानी है। प्रश्न संख्या 1280 है कि नई कहानी परंपरा का तिरस्कार है और प्रश्न संख्या 1280 है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, नामवर सिंह का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी राजेंद्र यादव इज राइट आंसर, है ना। राजेंद्र ने कहा कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 1281, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, रजनी गुप्ता। तो कोठरी की बात अज्ञेय होती है, अज्ञेय जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प को आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। इनकी रचनाएं हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमरबल्ली, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। प्रश्न संख्या 1282 है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मुंशी दयानारायण निगम, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देवनारायण, इनमें से कोई नहीं। तो दया, जब दया आती है तो व्यक्ति को धनपत राय बनाती है। दयानारायण निगम ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प को लॉक कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति मुंशी दयानारायण निगम है। शेष विकल्प असंगत है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु ये नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1283 है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश एक दिन। तो राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, वहाँ राजेंद्र यादव हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। राजेंद्र यादव की कहानियाँ और हैं, जहाँ लक्ष्मी कैद है वहाँ राजेंद्र यादव हैं, लहरें और परछाई राजेंद्र यादव की है, एक दुनिया समांतर है राजेंद्र यादव की, और देवताओं की मूर्तियाँ जहाँ पे हैं वही राजेंद्र यादव है। खेल खिलौने राजेंद्र यादव, अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव ने देखा है। कमलेश्वर द्वारा कहानियाँ हैं तलाश, राजा निर्वसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशा, मास कदरिया, बयान, आज़ादी मुबारक हो। मोहन राकेश ने कहा कि एक और जिंदगी, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। तो जानवर और जानवर क्या करते हैं? मोहन होते हैं। फौलाद का आकाश मोहन होता है, एक और जिंदगी मोहन होती है, इंसान के खंडहर मोहन होते हैं, नए बादल मोहन होते हैं। मोहन फॉर मोहन राकेश को ध्यान में रखिएगा। जैनेंद्र क्या है? इंद्रियों से एक दिन, हत्या जैनेंद्र से, खेल है जैनेंद्र से व्यक्ति करता है, फांसी जैनेंद्र से होता है, अपना अपना भाग व्यक्ति जैनेंद्र से लिखता है, बाहुबली व्यक्ति होता है अपने इंद्रियों से होता है, जैनेंद्र से होता है, वातायन होता है जैनेंद्र से। प्रश्न संख्या 1284 है कि लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद ना था, यह पद पाकर मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया था, मैं छोटा हो गया हूँ,
यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? ईदगाह, अलगोजा, शतरंज खिलाड़ी, गुल्ली डंडा। विकल्प डी गुल्ली डंडा इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा और हमेशा के लिए इसको लॉक करिएगा। लड़कपन में व्यक्ति गुल्ली डंडा ही खेलता है, तो बस ध्यान में रखिएगा, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद ना था। यह पद पाकर अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। ये प्रेमचंद द्वारा रचित गुल्ली डंडा कहानी का अंश है। अब प्रश्न संख्या 1285 है कि निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद के युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है? कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेंद्र या हरिशंकर परसाई। तो 1285 का आपका जवाब भी बहुत तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, जैनेंद्र इज राइट आंसर, है ना। व्यक्ति अपने जैनेंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से क्या करता है? प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैनेंद्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेंद्र द्वारा रचित कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि। अब प्रश्न संख्या 1286 है कि प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? शतरंज खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य, ईदगाह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी ईदगाह इज राइट आंसर, है ना। किस कहानी बाल चित्रण का अनोखा वर्णन है? तो ईदगाह में है, ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। अब प्रश्न संख्या 1287 है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। आ कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी, सचेतन कहानी। नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है, इस कोट के हिसाब से आपको इसका जवाब देना होगा। तो देखिए, आ कहानी की बात करते हैं तो गंगा की बहुत सी आ कहानी है। सक्रिय हो जा वश राकेश वश का है। समांतर चले कमलेश्वर, कमलेश्वर का है। सचेतन रहो महीप से, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 4 दो जगह मिलता है, ए और सी में मिलता है, लेकिन बी का 3 ये में है और सी का 1 और डी का 2। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। आ कहानी किसकी है? बोले आ कहानी तो गंगा की है। गंगा के बारे में ढेर सारी कहानी है कि गंगा जी को भागीरथी ने लाया, गंगा जी शिव जी की चोटी में है, गंगा जी लोगों के पापों को दूर करती हैं। तो ऐसे कुछ ढेर सारी आ कहानी है गंगा की। तो गंगा प्रसाद विमल को। सक्रिय हो जा बस राकेश बस, समांतर कमलेश्वर, सचेतन रहो महीप से। जब महीप आते हैं छक्का चौका लगाते हैं, 64 में है तो सचेतन हो जाओ, बेहतर है समांतर, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। गंगा की आ कहानी है ना 60। 1288 में है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, देवदासी। देवदासी की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, बल्कि प्रसाद जी की कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा। होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन आदि कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। अब प्रश्न संख्या 1289 है कि नीलम देश की राजकन्या किस पिता की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। तो कहानी आप पढ़ रहे हो इसलिए विकल्प भी कहानी इज राइट आंसर। नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र की कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा। इनके अन्य कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि। जैनेंद्र के प्रथम कहानी है खेल, जो कि विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था, किंतु जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। अब संख्या 1290 है कि निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार कृति है? नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, हार की जीत। विकल्प सी आप देख रहे हैं ना, ये जैनेंद्र जी की कहानी है पाजेब, है ना। पाजेब जैनेंद्र की कहानी है, जो कि जैनेंद्र मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये हिंदी साहित्य मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद का, मलबे का मालिक मोहन राकेश का, व हार की जीत सुदर्शन द्वारा रचित कहानियां हैं। अब प्रश्न संख्या 1291 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। तो 1291 के हिसाब से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी
अर्धांगिनी इज राइट आंसर। शैलेश मटियानी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी जो है ना, शैलेश मटियानी की अर्धांगिनी हमेशा मटियानी रहती है। अर्धांगिनी देखे होंगे ना, हमेशा मटियानी रहती है, कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। गांव में भी देखे होंगे कि जो अर्धांगिनी होती हैं, स्त्री लोग होती हैं ना, जानवरों को चारा खिलाने में, चारा काटने में, गोबर आदि उठाने में हमेशा मटियानी रहती है। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा, है ना। हालांकि ये बातें आज के युग में सही नहीं है, पहले था ऐसा। तो अर्धांगिनी शैलेश द्वारा मटियानी है। लेखक द्वारा एक प्रेम कहानी है, शेष माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ हैं। शेष मटियानी द्वारा लिखित कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: दो सुखों का एक सुख, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास और पत्थर, बर्फ की चट्टानें। ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1292 है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद किस कहानी का पात्र है? बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ज्योति। तो झबरा कुत्ता पूस की रात, ध्यान में रखिएगा, 1930 में लिखी गई कहानी है। पूस महीना 30 दिन का होता है ना, तो पूस की रात प्रेमचंद की है। इसमें हल्कू, झबरा कुत्ता और मुन्नी प्रमुख पात्र हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो झबरा कुत्ता प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र है। अन्य कहानी है, अन्य पात्र है हल्कू, मुन्नी। कफन कहानी के घिसू, माधव, बुधिया। जो बुधिया मर जाती है तो घिसू और माधव जो है बुधिया के कफन के पैसे का शराब और पूड़ी लाकर खाते हैं। ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच। तो इसमें आप देखेंगे दो बैलों की कथा 1931 में, बड़े भाई 1934 में, कफन 1936 में, क्रिकेट मैच 1936 में। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। दो बैलों की कथा 1931 में, बड़े भाई 1934 में, कफन 1936 में, क्रिकेट मैच 1936 में। प्रश्न संख्या 1294 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम आपको लगाना है और थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प ये का चयन किया है, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड और डायन। शरणार्थी 1948 में, परिंदे 1960 में, कामरेड 1993 में और डायन 1998 में। प्रश्न संख्या 1255, इसमें देख सकते हैं, इसकी व्याख्या देख सकते हैं। शरणार्थी 48 में, परिंदे 60 में, कामरेड 93 में और डायन 98 में। प्रश्न संख्या 1295 है कि प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या था? रेहाना, शबाना, अमीना और सुल्ताना। तो जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अमीना इज राइट आंसर, है ना। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के प्रमुख बाल पात्र हामिद की दादी का नाम अमीना था। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांत सोचने पर कैसे विवश कर देता है? ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से प्रेमचंद यही संदेश प्रस्तुत किए हैं। 1296 है कि बड़े भाई के चरित्र में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। तो 1296 का जवाब भी आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए। बड़े भाई साहब इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, बड़े भाई साहब के चरित्र में मनोविश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। इनकी अन्य चर्चित कहानियां हैं ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े घर की बेटी, पूस की रात इत्यादि। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई। 1297 है कि प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है? यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या फिर आदर्शवादी। तो 97 का जवाब भी आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए। यथार्थवादी इज राइट आंसर। तीसरे दौर में यथार्थवादी कहानी आती थी, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 1298 कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला के दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है? इसमें से कोई नहीं, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। बिल्कुल विकल्प डी, उसने कहा था 1915 में लिखी गई कहानी है, जो कि कहानी को उत्कृष्ट कला माना जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित तो उसने कहा था 1915 में कहानी कला के दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। इस कहानी का प्रकाशन सुश्री पत्रिका में 1915 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। प्रश्न संख्या 1299 है, निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई हैं? ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता
उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाला जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदार का पछरेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता है। नशा का है, शिकार का है, स्वामिनी का है, माँ का है। तो आपका जवाब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ये नशा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 1300 है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। आकाशदीप, पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए आकाश में दीप है, दोनों 1929 में प्रसाद जी द्वारा लिखा गया कहानी है, ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। व्याख्या देखेंगे कि आकाशदीप प्रेमचंद का नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की है। पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा तीनों प्रेमचंद की कहानी है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।